हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 7 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 7B। तो 7A तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 7B के सभी सवाल। तो 7B जो आपका दिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभ्यास है आपका, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे प्रतिलोम समानुपात क्या होता है और इसके जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व होते हैं। तो प्रतिलोम समानुपात पे आधारित यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रतिलोम समानुपात पर आधारित ही प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न आपको अभ्यास 7B में दिया गया है और सभी प्रश्न को 1 बाय 1 हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सभी यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सबका जो लगाने का तरीका है वो सेम ही है। क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपसे बदल कर पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर चेंज करके पूछा जा सकता है, लेकिन जो लगाने का मेथड है वो यहाँ पर एक ही है। तो अगर आप केवल एक सवाल यहाँ पर सीख लेते हैं ठीक प्रकार से तो बाकी जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं इस प्रश्नावली में बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर सीखते हैं प्रश्न नंबर 1। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो सवाल है ये प्रतिलोम समानुपात पर आधारित है। प्रतिलोम समानुपात, तो क्या होता है प्रतिलोम समानुपात, पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। प्रतिलोम समानुपात को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। इनवर्स और इस समानुपात को प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब विलोम या उसका उल्टा। तो समानुपात का उल्टा हमको यहाँ पर सीखना, ठीक है। तो प्रतिलोम समानुपात, और इसके पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात, ठीक है। इसके पहले अनुलोम समानुपात आपको अभ्यास 7A में पढ़ाया जा चुका है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये चीजें इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और ये चीज हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पर अनुलोम समानुपात के आधारित क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम उसी पैटर्न पर उसी बेसिस पर आपको यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात से संबंधित क्वेश्चन भी आपको हल करने हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिन नहीं है, ठीक है। 3-4 स्टेप में आपका ये जो सवाल है ये यहाँ पर हल हो जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहा है तो बाकी जितने भी प्रश्न हैं सब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है चाल, और ये जो चाल दिया गया है ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुँचती है। तो समय आपको दिया गया है, समय दिया गया है किसमें, मिनट में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इस चीज को फाइंड करना है कि क्या क्या चीजें हमको दी गई हैं, और एक तरफ आपको लिखना है चाल और दूसरे तरफ आपको लिखना है समय। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल यहाँ पर हो गया। कितने समय में, तो यहाँ पर आपको दिया है 20 मिनट में पहुंचती है, 20 मिनट का समय है। आगे प्रश्न में है कि उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो चाल यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो जो चीज़ ज्ञात करना है ये चीज़ पता नहीं है, इसको मान लेंगे यक्स। तो अब यहाँ पर समझिए कि ये जो है क्वेश्चन ये प्रतिलोम समानुपात पर आधारित कैसे है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई साइकिल यहाँ पर चला रहा तो वो कितने मिनट में, 20 मिनट में पहुँचता है। तो अब यहाँ पर 15 मिनट का समय है। तो जब समय कम होगा तो स्पीड हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप
12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने विद्यालय 20 मिनट में पहुंचते हैं, लेकिन किसी दिन आपका विलंब हो गया और आपके पास केवल 15 मिनट का टाइम है, तो आपको अपना स्पीड क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। अपना स्पीड जब बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो इसी को हम कहते हैं प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। और इसमें जो तीर लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा, तीर आपको इस प्रकार से और यहाँ पर ऐसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, एक दूसरे के प्रतिलोम है। ये तीर इस डायरेक्शन में अगर लगा तो ये तीर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। और अनुलोम समानुपात में क्या होता था कि दोनों तरफ आपको इसी प्रकार से चिन्ह लगाना होता था, ठीक है। तो इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात हम ज्ञात करते थे, और इन दोनों के बीच में हम समानुपात ज्ञात कर लेते थे। तो अब यहाँ पर इसका अपोजिट है प्रतिलोम समानुपात, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा 12 अनुपात यक्स, ये दोनों तो एक दूसरे के आनुपातिक रूप में ही हैं, और 20 अनुपात 15 को लिखेंगे इसके समानुपात में। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 अनुपात 15, अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे 12 अनुपात यक्स लिख लिए और ये समानुपात हो जाएगा। अब इसके बाद लिखेंगे 15 अनुपात 20, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको जाना है ना, तो इस डायरेक्शन में आपको सबसे पहले 15 मिलेगा, 15 अनुपात 20 यहाँ पर हो जाएगा। 20 अनुपात 15 लिखेंगे तो आपका सवाल यहाँ पर हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिलोम समानुपात पढ़ रहे हैं, तो इस अनुपात को तो ऐसे लिख लेंगे 12 अनुपात यक्स, लेकिन इसके दाहिने तरफ जो भी आपको संख्या दिया गया है उसका जब आनुपातिक रूप लिखेंगे तो उसका अपोजिट हमको लिखना है। पहले नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से जब लिखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, और इधर नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से जब इसका आनुपातिक और समानुपातिक रूप लिख लेंगे तो वही वर्क करेंगे जो पिछले प्रश्नावली में हम लोग कर रहे थे। बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से और अंतः पद का गुणा अंतः पद से यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर चलिए इसका गुणा करते हैं। तो यक्स का गुणा 15 में करेंगे तो 15 यक्स बराबर 12 का गुणा 20 में करना है, तो 12 गुणे 20, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर क्या आएगा, तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो यक्स बराबर 12 गुणे 20 बटे 15, ठीक है। 15 को यहाँ पर यक्स के साथ था गुणे में, और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 3 15 और 5 चौक के 20, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 1 कम 3 3 चौक के 12। तो या यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा, यक्स बराबर 4 गुणे 4, तो 4 चौक के 16, और यहाँ पर हमको चाल इसका ज्ञात करना था। तो यक्स बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, के एम ऑब्लिक एच का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब से एक बार इस सवाल को समझ लीजिए। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में विद्यालय पहुंचती है। तो अब यहाँ पर उसका चाल ज्ञात करना है। अगर उसको 15 मिनट का समय मिला हो तो वो किस चाल से जाए कि अपने विद्यालय पर समय से पहुंच जाए। तो जब वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शीला यहाँ से जाएगी घर से, तो वो विद्यालय में समय से यहाँ पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, तो ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपको दिया गया है चाल, और ये चाल जो दिया गया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दिया गया है, ठीक है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 यहाँ पर लिख लेंगे। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। तो समय आपको दिया गया है, समय दिया गया है घंटे में, घंटे में कितने समय में, 10 घंटे में। फिर इसके बाद आगे प्रश्न में दिया गया कि उसी दूरी को मात्र 8 घंटे में, 8 घंटे में अगर तय करने के लिए कार की जो चाल होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ ज्ञात करना है। तो यहाँ ये जो तीर लगाएंगे इस तरफ से लगाएंगे और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पर लगाएंगे। तो ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, और एक दूसरे के इनवर्स है तो इसी को कहते हैं प्रतिलोम समानुपात, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं ऐसे अनुपातिक समानुपातिक रूप में 48 अनुपात यक्स, और समानुपात यहाँ पर आपको नीचे से ऊपर की तरफ की संख्या लिखना है। तो 8 अनुपात 10,
ठीक है, ऐसे लिख लेना है। और बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, 48 का गुणा 10 से, यक्स का गुणा 8 से। तो यक्स का गुणा 8 से करेंगे तो 8 यक्स बराबर 10 गुणे 48। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स बराबर 10 गुणे 48 बटे 8। 8 एकम 8, 8 छक 48। तो या यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 6। तो या यक्स बराबर 10 छक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था जिस बेस पर, वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी था। लगाने का जो तरीका है दोनों में एकदम सेम है। तो इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को लगाने का जो तरीका है वो इसी प्रकार से है। ठीक है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है तो बाकी कोई क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो अगर कोई डाउट आपको रहेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहेगा, आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन कितने घंटे बुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इस सवाल को भी हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर पिछले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम उसी पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है। तो आपको एक तरफ यहाँ पर लिखना है प्रतिदिन, प्रतिदिन, और कोष्ठक में लिख लेना है घंटे। ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे वो काम कर रही है, और यहाँ पर दिनों की संख्या, दिन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में इसको देखते हैं। सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करती है। प्रतिदिन कितने घंटे? 4 घंटे। 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। तो 8 दिन में, ये दिन जो दिया है ये एक स्वेटर। ठीक है, एक स्वेटर, एक स्वेटर कितने दिन में? 8 दिन में। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो, 6 दिन में अगर एक स्वेटर बनाना हो तो कितने घंटे हमको काम करना पड़ेगा, कितने घंटे यहाँ पर बुनना पड़ेगा, तो यक से इसको मान लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। प्रतिदिन 4 घंटे अगर स्वेटर सुनीता बुनती है तो 8 दिन में एक स्वेटर तैयार होता है। अब उसके पास दिनों की संख्या कम हो गई, 6 दिन अगर है, तो अब उसको यहाँ पर जो प्रतिदिन 4 घंटे, अब उसको आप यहाँ पर अपने समय को बढ़ाना होगा और ज़्यादा यहाँ पर उसको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ जो इसका तीर लगेगा वो इस प्रकार से, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्स हैं, प्रतिलोम हैं। तो इसको अब आनुपातिक समानुपातिक रूप में लिखना हो तो 4 अनुपात यक्स समानुपात, यहाँ 6 अनुपात 8 लिखना पड़ेगा, 6 अनुपात 8। ये इसके अनुपातिक रूप में है और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपात में हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम अनुपात हैं तो 8/6 नहीं लिखना है, इसको 6/8। 6 से कंपेयर करना है 8 का, तो इसको उलट कर यहाँ पर लिख देंगे। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, 4 का गुणा 8 से, और यक्स का गुणा 6 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं 6 यक्स बराबर 4 गुणे 8। ठीक है, 6 यक्स बराबर 4 गुणे 8 हो गया। यक्स बराबर यहाँ पर अगर ज्ञात करें तो 4 गुणे 8/6। 6 से यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8। यक्स बराबर 4 गुणे 4/3। ठीक है, ये चीज़ आ गया होगा यहाँ तक आपको समझ में। तो 4 चौक के कितना होता है? 16/3। तो 16/3 घंटे। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ठीक है, यहाँ पर आपको पूछा गया कितने घंटे हमको काम करना पड़ेगा कि 6 दिन में एक स्वेटर यहाँ पर रेडी हो जाए। तो 3 से भाग दे दीजिए 16 में, 3 पचे 15, और यहाँ पर आ जाएगा 15 1। तो 5 सही 1/3 घंटे। इसको लिख सकते हैं 5 सही 1/3 घंटे। ठीक है, तो 5 से 1/3 घंटे, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो क्वेश्चन आपसे एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर बुनती है। 4 घंटे काम कर रही है और 8 दिन में एक स्वेटर बुन रही है। अगर उसके पास 6 दिन का टाइम है केवल, और उसको ये जो स्वेटर है उसको रेडी करना है एक, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कितने घंटे उसको काम करना पड़ेगा। तो 5 घंटे
5 सही 1/3 घंटे इसको काम करना पड़ेगा। अगर इस 1/3 को हम मिनट में अब कन्वर्ट करें, ठीक है, ये 5 घंटा तो आपका रहेगा ही, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 5 घंटे, 5 घंटे, और 1/3 घंटे को अगर मिनट में बदलना है तो 1/3 गुणे 60 कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 3 एक कम 3, यहाँ 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 घंटे 20 मिनट, ठीक है, तो 5 घंटे 20 मिनट उसको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तब 6 दिन में एक स्वेटर वो बना पाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं। 6 मजदूर, तो यहाँ पर आपको एक तरफ लिखना है मजदूर और दिन। कितने मजदूर हैं, 6 मजदूर हैं, और एक कमरा 7 दिन में एक कमरा बनाते हैं। 21 मजदूर उसे कितना दिन में बनाएंगे, तो 21 मजदूर हैं और उसे कितना दिन में बनाएंगे, तो दिनों की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको इस प्रकार से बनाएंगे और इसको लिख सकते हैं 6:21 और समानुपात यक्स अनुपात 7। तो बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से और अंतः पद का गुणा अंतः पद से, तो 21 यक्स बराबर 7 गुणे 6, और यहाँ पर इसको लिखेंगे यक्स बराबर 7 छक 42/21, तो 21 से काट देंगे, 21 एक कम 21, 21 दूनी 42, या यक्स बराबर 2 दिन, और ये आपका यहाँ राइट आंसर है, ठीक है। आया कि नहीं समझ में। तो बहुत ही आसान प्रश्न यहाँ पर सभी दिए गए हैं। थोड़ा सा ही आपको केवल यहाँ पर जो समझना है वो ये चीज़ समझना है, ठीक है, और यहाँ पर ये सब चीज़ों को समझना है, और किसका अनुपात किसके साथ व्यक्त करेंगे इस चीज़ को आपको समझना है। तो बहुत आसान प्रश्न है। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो मजदूर है और ये इम्पॉर्टेंट दिन है। तो 6 मजदूर 7 दिन इस प्रकार से हो गया। तो 21 मजदूर कितने दिन में, तो कितने दिन का मतलब यहाँ पर यक्स इसको मान लेंगे, और तीर ऐसे लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के अनुपातिक रूप में है, बीच में समानुपात का चिन्ह, और इधर से जब लिखेंगे तो 7:1 नहीं लिखेंगे, यक्स अनुपात 7 लिखेंगे। तो किसी भी प्रश्न में आपको 6:8 लिखना है। नीचे जो संख्या है उसको लिखना है पहले, फिर उसके ऊपर जो लिखा है उसको लिखना है सबसे लास्ट में, और यहाँ पर यक्स का मान हमको ज्ञात कर लेना है। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लग जाएं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या, 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। तो कितने आदमी हैं, 45 आदमी हैं। एक काम को कितने दिन में, 27 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि 81 आदमी हो तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है और आपको ये सभी चीज़ यहाँ पर समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है यहाँ पर उसको आपको यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो आदमी है, और कितने दिन में जो चीज़ें मतलब दी गई हैं उनको ऐसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और जस्ट उसी के नीचे जैसे यहाँ आदमी की संख्या 45 है और 27 दिन दिया, तो 27 यहाँ पर दिन के नीचे लिख देंगे। फिर आगे प्रश्न में 81 आदमी, तो आदमी के कॉलम में आपको 81 लिख देना है, और कितने दिन में पूरा करेंगे तो ये चीज़ जब नहीं पता है इसको यक्स मान लेंगे, और आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का तीर लगा देना है, और इसको लिख लेना है 45:81 और समानुपात का चिन्ह यक्स अनुपात 27 लिख लेना है, और बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से कर देना है, और 81 का गुणा यक्स के साथ, तो 81 यक्स
बराबर 27 गुणे 45, और यक्स का मान यहाँ ज्ञात करना है, तो 27 गुणे 45 बटे 81। ठीक है, ये जो 81 इधर था गुणा के साथ, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा। 27 से अगर इसको काट दें, 27 एकम 27, 27 तियाँ 81, और 3 से अगर इसको काटें 3 एकम 3, और यहाँ 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो यह एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ 1 बचा गुणे यहाँ 15 बचा और बटे 1, तो 1 में 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 ही हो जाएगा। तो एक्स बराबर 15 दिन। ठीक है, 15 दिन, यही आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। कितने दिन में? तो 15 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं अगर 81 आदमी हों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है चाल। ठीक है, प्रश्न देख कर यहाँ घबराना नहीं है कि प्रश्न बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा कठिन है। अगर प्रश्न कठिन होता तो या तो बहुत कम लोग ही इसको सीख पाते या तो कोई सीख ही नहीं पाता, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न सभी आसान है, तभी ये प्रश्न आपको क्लास 7th के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, आप ही के लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये आपका दिया है चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, इसके बाद दिया गया है आपको 3 घंटे, तो समय आपको दिया गया है, समय दिया गया है घंटे में। ठीक है, 2 चीजें आपको दी गई हैं। चाल आपको यहाँ पर दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और समय आपको दिया गया है 3 घंटे में पहुँचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितने घंटे में पहुँचेगी, तो यक्स मान लेंगे। और यहाँ पर आपको इनवर्स प्रोपोर्शन का चिन्ह लगाना है, 40:30, और समानुपात का चिन्ह, फिर यहाँ से यक्स अनुपात 3 लिखना है, यक्स अनुपात 3। तो बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, 40 का गुणा 3 से और 30 का गुणा यक्स से, तो 30 यक्स बराबर 40 गुणे 3। यक्स का मान यहाँ से ज्ञात कर लीजिए, तो यक्स बराबर 40 गुणे 3 बटे 30। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ केवल यक्स बराबर बच जाएगा 4। तो यक्स बराबर 4, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है समय, तो 4 घंटे, यक्स बराबर 4 घंटे, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही आसान है। ठीक है, क्लास 7th के लेवल में ये सभी प्रश्न दिए गए हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है या क्वेश्चन लगाने का मेथड उनको नहीं पता होता है, तो वहाँ पर वो भी सवाल को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके सिलेबस में ये चीज़ दिया गया है तो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर दी गई है, प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ये चीज़ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 तक सॉल्व। अब इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक किले में 700 ग्राम प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है। यदि प्रतिदिन का भोजन 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दी गई हैं, और वो 2 चीज़ें यहाँ पर क्या हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्रतिदिन प्रति सिपाही के हिसाब से भोजन, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिदिन भोजन की मात्रा। ठीक है, भोजन की मात्रा यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर दिनों की संख्या, दिन दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिदिन भोजन की जो मात्रा है प्रति सिपाही कितना है, 700 ग्राम है, और कितने दिन का ये भोजन है, तो 42 दिन का भोजन है। तो अगर 700 ग्राम प्रति सिपाही यहाँ पर भोजन दिया जाए तो 42 दिन तक यहाँ पर ये जो भोजन है वो यहाँ पर चल जाएगा। अगर यहाँ पर 600 ग्राम प्रति सिपाही कर दिया जाए, अगर भोजन की मात्रा यहाँ पर कम कर दिया जाए 600 ग्राम, तो यहाँ पर दिनों की जो संख्या है वो क्या होगी। तो ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अगर 700 ग्राम प्रति सिपाही जो भोजन है प्रतिदिन का वो 42 दिन चलेगा,
लेकिन अगर 600 ग्राम कर दिया जाए, 100 ग्राम कम कर दिया जाए, तो अब यहाँ पर दिनों की जो संख्या है वो हमको यहाँ पर ज्ञात करनी है। इनवर्स प्रोपोर्शन इसका ज्ञात करना है, तो इसको लिखेंगे 700 अनुपात 600 समानुपात यक्स अनुपात 42, यक्स अनुपात 42। अब यहाँ पर बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से, और 600 गुणे यक्स बराबर 42 गुणे 700, तो यक्स बराबर 42 गुणे 700 बटे 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 6 से अगर यहाँ पर काट देंगे, 6 कम 6 और 6 सते 42, तो यह यक्स बराबर आ जाएगा यहाँ 7 गुणे 7, तो यह यक्स बराबर 7 सते 49 दिन, और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। एक किले में 700 ग्राम प्रति सिपाही, तो 700 ग्राम प्रति सिपाही के यहाँ पर जो भोजन की मात्रा है वो प्रतिदिन का है, और कितने दिन तक चल जाएगा, 42 दिन तक। अगर यहाँ पर 600 ग्राम कर दिया जाए, भोजन की मात्रा कम कर दिया जाए, तो दिनों की जो संख्या है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दिनों की संख्या यहाँ पर पता नहीं है, इसको x मान लेंगे और इस तरह से तीर लगाएंगे यहाँ पर, और इसको अनुपातिक समानुपातिक रूप में लिखकर x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 8। जब एक नल 1 घंटे में 600 लीटर पानी भरता है, तो एक जलकुंड को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। पहले चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है पानी लीटर में, और समय दिया गया है आपको घंटे में, समय दिया गया है घंटे में। तो 640 लीटर पानी है, 640 लीटर पानी है, और कितना समय लग रहा है, 10 घंटा, 10 घंटा का समय लग रहा है। उसी जलकुंड को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा गया है। 8 घंटे में अगर भरा जाए तो कितने लीटर पानी यहाँ पर होगा, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है यहाँ पर। अगर इसको समझ गए तो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से क्यों ना दिया गया हो, बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मेन आपका यही है यहाँ तक। अगर इसको आप बनाना सीख गए तो सवाल आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको लिखेंगे 640 अनुपात यक्स और समानुपात 8 अनुपात 10। ठीक है, 8 अनुपात 10। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देते हैं, अंदर अंदर का गुणा, 8 यक्स हो जाएगा बराबर 10 गुणे 640। तो यक्स का मान ज्ञात करना है, यक्स बराबर 10 गुणे 640, और बटे ये 8 को यहाँ पर लिख लेना है। तो 8 से अगर इसको काट दें, 8 एक कम 8 और 8 अठाए 64, 8 शून्य 0, तो 80 यहाँ पर आ गया है। तो यह यक्स बराबर 10 गुणे 80, तो 80 में अगर 10 का गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर 800, और यहाँ पर लीटर। ठीक है, 800 लीटर पानी हो जाएगा। दूसरे नल से अगर 8 घंटे में भरा जाए तो यहाँ पर पानी की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 800 लीटर यहाँ हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन 8 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस सवाल को भी हल करते हैं। और ये सवाल जो है, यहाँ पर आप में से बहुत से लोग उसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उनका जो आंसर है वो यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें आपको पहले थोड़ा सा अलग से वर्क करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस सवाल को हल करना है। तो पहले यहाँ पर सवाल समझिए। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए, तो सबसे पहले क्या चीज़ें दी गई हैं? छात्रों की संख्या दिया गया है, छात्रों की संख्या दिया गया है, और इन छात्रों को 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या दिया गया है और राशन आपका दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, ये राशन सामग्री है 15 दिन के लिए, 300 छात्रों के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हमको यहाँ पर काम करना है
यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं, ठीक है, अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। तो यहां पर हमको 200 नहीं लिखना है, 200 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। 200 क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि टोटल जो छात्र थे वो 300 थे, अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए, 300 में से 200 घटाएंगे तो अब 100 छात्र यहाँ पर बचेंगे। तो इन 100 छात्रों का हमको यहाँ पर राशन सामग्री कितने दिन तक चलेगा, इन 100 छात्रों के लिए ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस लाइन को आप समझिए, अब से समझिए एक बार। 300 टोटल यहाँ पर छात्र थे, जिसमें से 200 छात्र बाहर चले गए, घर पे चले गए। तो यहाँ पर कि वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी, जो यहाँ पर 15 दिन तक की जो सामग्री थी वो ऑलरेडी आपकी थी। तो 300 छात्रों के लिए 15 दिन का अगर राशन है तो अब 100 छात्रों के लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 300 में से 200 छात्र यहाँ पर निकाल दिए तो बाकी के 100 छात्र जो हैं अभी भी इस छात्रावास में हैं। तो इन 100 छात्रों के लिए यहाँ पर हमको जो राशन सामग्री है वो कितने दिन तक चलेगी, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ 200 नहीं लिखना है, 200 को नहीं लिखना है, कितना लिखना है, 100 लिखना है। 300 में से 200 छात्र जब चले गए तो 100 छात्र ही बचेंगे, और इन 100 छात्रों के लिए हमको यहाँ पर भोजन की जो सामग्री है, राशन सामग्री, इसको यहाँ पर ज्ञात करना है कि कितने दिन तक यहाँ पर चलेगी। अब यहाँ पर इसका इनवर्स प्रोपोर्शन ज्ञात करेंगे। तो यही मेन काम है, इतना काम अगर हो गया तो सवाल आपका हल हो गया। ठीक है, और यहीं पर गलत हो जाता है या यहीं पर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर लिखें, किस तरफ लिखें। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ये आपके परीक्षा में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क करना है आपको 300 में से 200 घटा देना है और यहाँ पर 100 लिखना है। बाकी जितने प्रश्न पीछे हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं थी, जो चीज़ जैसे दिया था उसको उसके नीचे लिखकर और x का मान यहाँ पर ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर पहले 300 दिया है, 300 में से जो 200 छात्र बाहर चले गए, तो अब यहाँ पर जो बचेंगे केवल 100 छात्र बचेंगे, और इन 100 छात्रों के लिए हमको यहाँ पर जो राशन की सामग्री है वो बताना है कि अब कितने दिन तक राशन चलेगा जब 100 छात्र हैं। तो इसको यहाँ पर चलिए ज्ञात करते हैं। 300 अनुपात 100 और यहाँ समानुपात x अनुपात 15। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, और इन दोनों का गुणा एक साथ और इन दोनों का गुणा एक साथ, तो 100x यहाँ पर हो जाएगा। 100x बराबर 15 गुणे 300, x बराबर 15 गुणे 300 बटे 100। इस 100 को इधर पक्षांतर कर दिए तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो यह x बराबर 15 तियाँ 45 दिन, 45 दिन। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे कि 200 छात्र यहाँ पर बाहर चले गए या ऐड हो गए, ठीक है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया रहे, अगर मान लीजिए यहाँ पर यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर ना जाते और 300 छात्र ऑलरेडी हैं, 50 छात्र और आ गए, ठीक है, 50 छात्र और आ गए, तो यहाँ पर 300 तो लिखते ही लिखते, फिर इसके बाद जो 50 यहाँ पर होता, तो अब 350 का हम यहाँ पर फाइंड करते। ठीक है, इसको और ये जो 50 छात्र और आ गए हैं बाहर से, उनको ऐड कर लेना है। तो 300 छात्र यहाँ और 50 और ऐड हो गए, तो 350 यहाँ पर हमको लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पर छात्र बाहर चले गए, मतलब उन 300 छात्रों में से कुछ छात्र बाहर चले गए, तो अब कितने बचेंगे, तो 100 छात्र बचेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक इसको हल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक टेम्पो 5 घंटे में एक यात्री को उसके नियत स्थान पर पहुंचा देती है। यदि उस टेम्पो की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उस यात्री को कितने घंटे में पहुंचाती। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको दी गई हैं। पहला चीज़ आपको दिया गया है चाल, चाल आपको दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है, तो समय दिया गया है। ठीक है, समय दिया गया है आपको घंटे में।
तो पहला जो चाल दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में पहुंचा देती है। आगे प्रश्न में है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसकी रफ्तार है तो कितने समय में पहुंचाएगी, इसको मान लेंगे यक्स। और इस प्रकार का हम यहाँ पर एरो लगाएंगे और यहाँ 40:25 और समानुपात यक्स अनुपात 5। ठीक है, यक्स अनुपात 5 और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25 यक्स बराबर 40 गुणे 5। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो 40 गुणे 5/25 और यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 5×5 = 25, 5 एकम 5 और यहाँ से अगर इसको काट देंगे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो यह यक्स बराबर 8 घंटे और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, यक्स बराबर 8 घंटे। 40 गुणे 5 था, ऐसे लिख लिए। इस 25 को यहाँ नीचे भेज दिए, इस 5 से काट दिए, 5×5 = 25 आ गया और इस 5 से काट देंगे 40 को तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो यक्स बराबर 8 आ जाएगा, 8 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 दिया है, 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर ये सॉल्व करने का जो तरीका है प्रश्न नंबर 11 का वो सभी क्वेश्चन से यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे सॉल्व होगा और आपको बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर बताएंगे क्वेश्चन, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। 2 कुशल श्रमिक या यहाँ पर दिया है, ठीक है, और अगर दिया होता तो 2 और 3 इसको ऐड करके 5 हो जाता और इसको यहाँ पर हल कर देते तो उसका आंसर आ जाता। लेकिन बीच में यहाँ पर दिया है या तो 2 कुशल श्रमिक हों या तो 3 अकुशल श्रमिक हों, तब इन दोनों का बराबरी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 2 कुशल श्रमिक, 2 कुशल श्रमिक, ठीक है, 2 कुशल श्रमिक बराबर होंगे किसके, 3 अकुशल श्रमिक के, 3 अकुशल श्रमिक। ठीक है, 2 कुशल श्रमिक जिनके पास बेहतर अनुभव है वो 2 कुशल व्यक्ति रहेंगे, उस काम को कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास इतना बेहतर अनुभव ना हो तो उसमें आपको 3 अकुशल, मतलब यहाँ पर 2 लोग भी उस काम को कर सकते हैं और यहाँ पर 3 लोग मिलेंगे तब उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 कुशल श्रमिक हो गए और 3 अकुशल श्रमिक हो गए। तो अब यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया गया कि 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम बढ़ा दें, 4 कर दें इसको अगर, तो 4 कुशल श्रमिक बराबर किसके हो जाएगा, 4 कुशल श्रमिक। अगर यहाँ पर 4 कुशल श्रमिक रहेंगे तो कितने अकुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर 6 अकुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, अकुशल श्रमिक। ठीक है, ये चीज़ आए कि नहीं समझ में। अगर यहाँ पर 6 कुशल श्रमिक हों, 6 कुशल श्रमिक हों तो कितने अकुशल श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे। तो 9 अकुशल श्रमिक होंगे तब 6 कुशल श्रमिक के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 कुशल श्रमिक हमको फाइंड करना है और 6 कुशल श्रमिक यहाँ पर हमको मिल गया कि 6 कुशल श्रमिक बराबर किसके हैं, 9। तो अगर यहाँ 2 में हम 2 का गुणा करेंगे और यहाँ 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो इसके अगली संख्या मिल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद हम 3 से अगर गुणा करेंगे तो 2 3 6 यहाँ पर हो गया, तो 3 से इधर गुणा किए तो 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अब यहाँ पर बराबर हैं। अगर इस काम को 6 कुशल श्रमिक कर रहे हैं किसी भी काम को, तो अकुशल श्रमिक उस काम को 9 लोग मिलकर ही कर पाएंगे, तब वो दोनों एक दूसरे के बराबरी कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमको
खोजना था वो हम यहाँ पर खोज लिए हैं, 6 कुशल श्रमिक बराबर और 1 अकुशल श्रमिक बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 अकुशल श्रमिक और 6 कुशल श्रमिक। तो इस 6 कुशल श्रमिक को अगर हम अकुशल में कन्वर्ट करें तो कितने कुशल श्रमिक मिलेंगे, तो 9 अकुशल श्रमिक। तो प्रश्न में यहाँ पर देखिए क्या क्या आपसे पूछा गया है, इसको लिखते हैं 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, तो प्लस 1 अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक। तो ये किसके बराबर यहाँ पर होगा, किसके बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक किसके बराबर होगा, तो 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं 9 अकुशल श्रमिक, 9 अकुशल श्रमिक और प्लस 1 अकुशल श्रमिक ऑलरेडी है, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो 1 अकुशल श्रमिक। ठीक है, 1 अकुशल श्रमिक। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीछे कराए गए होंगे। जैसे अगर किलोमीटर में दिया था, कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पर दिया है 15 किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई चीज़ यहाँ पर दिया जैसे 5 मीटर, तो ये दोनों जो इसके मात्रक हैं ये डिफरेंट हैं। तो इन मात्रक को पहले यहाँ पर हमको या तो किलोमीटर में दोनों बना लीजिए या तो मीटर में दोनों बना लीजिए। ठीक है, तो जब दोनों मीटर में यहाँ पर हो जाता था, मीटर में यहाँ पर हो जाता था तो हल करने में आसानी हो जाता था। तो सेम यही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं कि कुशल को मान लीजिए ये मात्रक दो चीज़ें दी गई हैं। मात्रक में क्या दिया गया है, एक तरफ कुशल और दूसरे तरफ अकुशल। तो अगर दोनों को या तो हम अकुशल में कन्वर्ट कर लें या दोनों को कुशल में कन्वर्ट कर लें, तो हमको एक जैसे व्यक्ति चाहिए। ठीक है, एक जैसे व्यक्ति हमको बनाने हैं। तो एक जैसे व्यक्ति बनाने के लिए 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक। तो अकुशल श्रमिक यहाँ हो गया, अकुशल श्रमिक यहाँ हो गया। अभी इनका जो मात्रक है वो दोनों का बराबर है, एक ही कैटेगरी के हमको यहाँ पर व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तो एक तरफ एक्सपीरियंस वाले हैं और एक तरफ बिना एक्सपीरियंस वाले हैं। तो या तो आप दोनों एक्सपीरियंस वाले ले लीजिए या तो आप दोनों बिना एक्सपीरियंस वाले ले लीजिए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर दोनों का जो मात्रक है वो अकुशल श्रमिक वाला हम यहाँ पर बना लिए हैं। तो 9 अकुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक बराबर किसके हो जाएगा, 10 अकुशल श्रमिक, 10 अकुशल श्रमिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो हल करना है उसको यहाँ पर देखिए। तो एक तरफ आपको लिखना है, अब वही काम जो पीछे क्वेश्चंस में हम लोग करते आए हैं उसी काम को यहाँ पर करना है। तो एक तरफ लिखना है अकुशल श्रमिक और यहाँ पर लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। तो कितने अकुशल श्रमिक हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए 2 कुशल श्रमिक 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो 2 कुशल या 3 अकुशल, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 3 अकुशल श्रमिक। ठीक है, 3 अकुशल श्रमिक एक काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 2 कुशल श्रमिक या 3 अकुशल श्रमिक दिया है। तो 3 अकुशल श्रमिक 20 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 10 अकुशल श्रमिक कितने दिन में काम को करेंगे, ये प्रश्न आपका यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इसको हल कर दीजिए। तो 3:10 और समानुपात यक्स अनुपात 20, यक्स अनुपात 20। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा एक साथ और इन दोनों का गुणा एक साथ। तो 10 यक्स बराबर 20 थी 60, तो यक्स बराबर 60/10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, या यक्स बराबर 6 दिन, 6 दिन। और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये सबसे अलग प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए 2 कुशल श्रमिक और 3 कुशल श्रमिक एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर हमको 6 कुशल श्रमिक फाइंड करने के लिए पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसका अगला पद, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो इसका अगला पद, फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 और इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 3 का 9।
तो 2 कुशल श्रमिक बराबर 3 अकुशल श्रमिक, 4 कुशल श्रमिक बराबर 6 अकुशल, और 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक। तो यहाँ पर प्रश्न जो कहा गया है 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक, तो 6 कुशल श्रमिक प्लस 1 अकुशल श्रमिक, और 6 कुशल श्रमिक बराबर 9 अकुशल श्रमिक यहाँ पर हो गए। तो 9 अकुशल और 1 अकुशल श्रमिक, तो 9 1 10 अकुशल श्रमिक यहाँ पर टोटल हो गए। अब यहाँ पर प्रश्न आपको हल करने के लिए अकुशल श्रमिक जब फाइंड कर लिए हैं यहाँ, तो अकुशल श्रमिक यहाँ पर लिखना है और दूसरे तरफ दिनों की संख्या। तो 2 कुशल या 3 अकुशल, तो कुशल को यहाँ पर नहीं लेना है, केवल अकुशल श्रमिक को लेना है। तो अकुशल श्रमिक 3 और कितने दिन में, 20 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ पर 10 अकुशल श्रमिक का फाइंड करना है, तो 10 अकुशल श्रमिक का यहाँ फाइंड करना है और इसको इस प्रकार से लिखकर इनवर्स प्रोपोर्शन, प्रतिलोम समानुपात इसका ज्ञात करेंगे। यक्स का मान निकाल लेंगे तो 6 यक्स बराबर आएगा 6 दिन में काम करेंगे। तो 6 कुशल श्रमिक और 1 अकुशल श्रमिक उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 6 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आप लोग ठीक प्रकार से समझ कर उसके बाद आप लोग इस सवाल को लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी प्रकार का तो कमेंट में आप जरूर हमसे पूछेंगे। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वां प्रश्न जो है ये बहुत ही लॉन्ग प्रश्न है। ठीक है, और ये आपके कक्षा 7 का सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो अब चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में ऐसा क्या है और ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। तो आप में से मैक्सिमम लोग इतना बड़ा प्रश्न देखेंगे और इस प्रश्न को यहीं पर छोड़ देंगे कि कौन जाए इसमें माथापच्ची करने या इस सवाल को लगाने, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत ज़्यादा कठिन भी है। लेकिन ऐसा जो लोग सोच रहे हैं वो एकदम से गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि पहले प्रश्न को आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करेंगे, तब उसका जो सल्यूशन है उसको करेंगे। ठीक है, प्रश्न को देखकर वैसे नहीं छोड़ देना है, पहले इस प्रश्न को देखना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उस चीज़ को समझना है। और जब भी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जब भी बड़ा प्रश्न रहता है तो उन प्रश्नों को हम 1 बाय 1 टुकड़ों में उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक एक इसमें लाइन पढ़ना है और जिस प्रकार से जो लाइन है उस प्रकार से उस लाइन को पढ़ना है और उसमें जो वर्क कहा गया है उस वर्क को हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, एक चींटी की लंबाई 4 मिलीमीटर तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चींटी की लंबाई दिया गया है और टिड्डे की लंबाई यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इतना एक लाइन क्लियर हो गया। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। तो चलिए पहले यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो प्रश्न है इसको अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं और चींटी और टिड्डे की जो लंबाई है उसके बीच का अनुपात यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चींटी और टिड्डे की लंबाई में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनुपातिक रूप में टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टिड्डे और चींटी का आनुपातिक रूप लिखना है, चींटी। ठीक है, इस प्रकार से ये आनुपातिक रूप में हो गया। अब यहाँ पर टिड्डे का जो लेंथ दिया गया है कितना दिया गया है, ये तो चींटी का है 4 मिलीमीटर और टिड्डे की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो टिड्डे की जो लंबाई है इसको आनुपातिक रूप में अगर लिखा है तो इसको हम बटे के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, टिड्डे की लंबाई बटे चींटी की लंबाई लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जब भी आनुपातिक रूप में कोई भी संख्या दिया होता है तो उसको हम बटे के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में। तो टिड्डे की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है बटे चींटी की जो लंबाई है वो 4 मिलीमीटर मतलब यम में दिया गया। तो ये दो चीज़ यहाँ पर दिया गया है और इन दोनों के बीच में अनुपात पूछा गया है। तो पहले चलिए इनके बीच में अनुपात ज्ञात करते हैं। तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, लेकिन इनका जो यहाँ पर मात्रक है वो सेंटीमीटर में है और एक मिलीमीटर में है। तो इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर गुणे 10 हमको लिखना है और ये मिलीमीटर में अब कन्वर्ट हो गया। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1
मीटर में 10 मिलीमीटर यहाँ पर होता है। तो 4 सेंटीमीटर में 4 गुणे 10 मिलीमीटर हो जाएगा। तो जब दोनों मिलीमीटर में हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40/4। ठीक है, यही ना हो जाएगा 40/10 चौक के 40/4 और मिलीमीटर मिलीमीटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से अगर इसको काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दहाई 40, तो आ जाएगा 10/1। 10/1 आ गया। अब यहाँ पर अनुपात पूछा गया है ना, तो अनुपात को जब इस प्रकार से लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10/1। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर पहला आंसर आ गया। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात, तो टिड्डे और चींटी की लंबाई में जो अनुपात है वो 10/1 का यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न हो गया था। अब इसके बाद इसमें और प्रश्न दिया गया है। वो दूसरा प्रश्न क्या है, घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ, तो मगरमच्छ भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और छिपकली दिया गया है। तो छिपकली और मगरमच्छ की लंबाई यहाँ पर आपको और इनके बीच में जो अनुपात है उसको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मगरमच्छ और छिपकली, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है और इसके बाद यहाँ पर ज्ञात करेंगे दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट में आपको मगरमच्छ और छिपकली के अनुपात ज्ञात करने हैं। मगरमच्छ अनुपात ज्ञात करना है किससे, तो छिपकली से, और इसको जब बटे के रूप में लिखेंगे, ठीक है, तो मगरमच्छ बटे छिपकली हो जाएगा। मगरमच्छ और इसको बटे में लिखेंगे छिपकली। तो इनका जो लेंथ दिया गया है वो यहाँ पर देखते हैं कितना कितना दिया गया है। तो मगरमच्छ की जो लंबाई है यहाँ पर दिया गया, पहले छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 मीटर और बटे छिपकली की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर दिया गया है और यहाँ सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो इस मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणे 100, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब 4 मीटर दिया गया था, गुणे 100 यहाँ पर लिख देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में यहाँ पर बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल कर देंगे और 1 0 से ये 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया 2 गुणे 10, तो 10 दूनी 20 और ये 20 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया था। 10 दूनी 20 और यहाँ पर बटे 1 भी है और इसको बटे 1 लिखेंगे तो बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं इसका अनुपातिक रूप 20/1, इसी के जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर मगरमच्छ और छिपकली के बीच में अनुपात यहाँ पर आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात होगा 20/1। तो यहाँ पर ये दोनों अनुपात जो पूछा गया है वो ज्ञात हो गया। ठीक है, पहला अनुपात आपसे पूछा गया था टिड्डा और चींटी का, दूसरा अनुपात पूछा गया था मगरमच्छ और छिपकली का। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर है। मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई में क्या अनुपात है, यहाँ तक प्रश्न अब सॉल्व हो गया। अब इसमें आगे प्रश्न दिया गया है, क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है। तो ये दोनों जो अनुपात दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों अनुपात जो है ये दोनों अनुपात क्या एक दूसरे के समानुपात हैं। तो अगर इस प्रकार से इसको लिखें तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है टिड्डे और चींटी का अनुपात। तो टिड्डे और चींटी का अनुपात 10/1 में दिया गया है। फिर इसके बाद मगरमच्छ और छिपकली के अनुपात समानुपात में है, तो मगरमच्छ और छिपकली का 20/1 है। क्या ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में हैं, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये आपका ए, बी और ये आपका सी यहाँ पर। तो 3 प्रश्न इसमें एक साथ कंबाइन करके आपसे पूछा गया है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपका है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में यहाँ पर लिखेंगे नहीं हैं, नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आंसर यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, रीजन भी आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि क्यों नहीं होगा। तो जो समानुपात होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, समानुपात जो होता है
उसमें बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से और अंतः पद का गुणा अंतः पद से करने के पश्चात दोनों का जो मान है वो बराबर होना चाहिए। अगर इधर यक्स है तो इधर भी यक्स रहेगा। यक्स के स्थान पर यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकता है। वैसे मान लीजिए इधर आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो दूसरे तरफ भी 20 आना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के समानुपात में होंगे। यहाँ पर इसका जो नाम है समानुपात, सम मतलब बराबर और अनुपात। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसी को समानुपात कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से बाह्य पद का गुणा बाह्य पद से 10 एक कम 10 और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 एक कम 20। तो एक तरफ 10 आ गया और एक तरफ 20 आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के समानुपात भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समानुपात नहीं है, ठीक है। ये आपका सी पॉइंट हो गया और ये आपका रीजन था, ठीक है। 20 एक कम 20 और 10 एक कम 10, और ऐसा नहीं होना चाहिए 20 के बराबर 20 हो या तो 10 के बराबर 10 होना चाहिए। तो समानुपात यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। समानुपात मतलब जब दो अनुपात समान हो उसी को समानुपात कहेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो प्रश्न नंबर 12 जो है इसमें आपके 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। तो इसीलिए इतना लॉन्ग जो क्वेश्चन है ये है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ जाता है तो सबसे ज़्यादा नंबर में यही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, इन दोनों का अनुपात यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। तो बड़ा प्रश्न देखकर मैक्सिमम लोग क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हर चीज़ बताया गया है। कोई भी डाउट आपको किसी भी प्रश्न में है तो पूछ लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।